हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। यहाँ पे बात की जा रही है एक एनिमल के बारे में जिसका नाम है डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में एक ऐसा जानवर पाया जाता है जो फॉक्स की प्रजाति का है, यानी कि लोमड़ी की प्रजाति का है। तो रिसेंटली यहाँ पे फ्यू डेजर्ट फॉक्सेस स्पॉटेड किए गए हैं स्क्रब फॉरेस्ट में। स्क्रब फॉरेस्ट यानी कि यहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे जो स्क्रब्स रहते हैं यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, जो आज के टाइम में एक मैंज स्किन डिजीज जो है उसका शिकार हो चुके हैं डेजर्ट फॉक्सेस, इसलिए ये न्यूज़ में है। अगर बात करें यहाँ पे अप्रॉक्स 8,331 फॉक्सेस जो हैं बोथ इंडियन एंड डेजर्ट फॉक्सेस पाए जाते हैं टोटल। तो स्टेट में, राजस्थान स्टेट में सेंसस 2019 के हिसाब से वाइल्ड लाइफ सेंसस जो यहाँ पे लाया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8,331 फॉक्सेस पाए जाते हैं जो इंडियन है और डेजर्ट फॉक्सेस हैं। क्लियर? इसका कॉमन नेम क्या है? वाइट फुटेड फॉक्स है। साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो वुल्पिस वुल्पिस प्लुसीला है। डेजर्ट फॉक्स जो है ये थर्ड सब स्पीसीज है रेड फॉक्स के हमारी कंट्री में, और 2 सब स्पीसीज भी पाई जाती हैं जैसे तिब्बतन रेड फॉक्स एंड कश्मीर रेड फॉक्स। इसके अलावा डिफ्रेंशिएटेड की अगर हम लोग बात करें तो अदर फॉक्सिस स्पीसीज भी यहाँ पे स्पॉटेड की गई हैं जैसे वाइट टेल्ड टिप। डेजर्ट फॉक्स जो है इसका इनहेबिटेट जो है इनका ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स में है, जो वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया में रीजन ये पाया जाता है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो जो डेजर्ट फॉक्सेज है ऑक्यूपाई करते हैं हमारी कंट्री का जो एरिया है लेस देन हाफ ऑफ देयर पोटेंशियल हैबिटेट्स इन इंडिया। डेजर्ट फॉक्सेस जो पाए जाते हैं ये अराउंड सैंड ड्यून्स में पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स क्या रहता है, जैसे हवाएं चलती हैं तो ऐसे करके सैंड डून्स बन जाते हैं रेगिस्तान में, तो उस एरिया उस इलाके में पाया जाता है। और सेमी अरिड रिवर बेड्स रहते हैं, वहाँ पे इनकी संख्या पाई जाती है। ओमनीवोरस है, ये कंज्यूम करते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जैसे बेरीज हो गया, प्लांट्स हो गया जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स भी खाते हैं ये, स्पाइडर्स, स्मॉल बर्ड्स हो गया, लिजर्ड्स हो गई, तो ये सारी चीज़ जो है ये खाते हैं, तो इसको बोलते हैं ओमनीवोरस, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और जो इंसेक्ट्स वगैरह जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको भी खाया जाता है। क्लियर? अगर बात करें थ्रेट के बारे में कि खतरा क्या है, थ्रेटेड की बात करें तो इनकी जो हैबिटेट है आज के टाइम में लॉस हो रही है, जिनकी वजह से ये रहें कहाँ, इसकी दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि रोड बनाई जा रही है कई जगह पे, नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है स्पेशली जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की हम लोग बात करें, IUCN की रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है, सिटीज़ की लिस्ट में इसको अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है, इंडियंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल सेकंड में इसको रखा जा चुका है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो मेंज डिजीज है जो अभी यहाँ पे डेजर्ट फॉक्स में पाई गई है, ये एक स्किन डिजीज होती है जो पर्टिकुलर एक एनिमल में देखने को मिलती है बाय द माइट इन्फेस्टेशन। क्रेक्टिसाइज की अगर बात करें, इन्फ्लेमेशन रहता है, ईचिंग होती है, जो थिकिंग होती है यानी कि स्किन जो रहती है वो थिक हो जाती है, और जो बाल रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जो हेड पे जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं एनिमल्स के, ठीक है। यानी कि जैसे ये फॉक्स जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट फॉक्स में क्लियर, तो यहाँ पे इनके जो हेयर्स देखने को मिलते हैं इनकी स्किन के ऊपर, वो भी लॉस होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करें कि मोस्ट सीवियर जो है मेंज की फॉर्म, यानी कि अलग अलग इसके कारण देखने को मिलते हैं, जैसे सार्कोप्टेरस स्कैबाई, ये एक मतलब मेन कारण है ह्यूमन स्कैबीज का। और इसके अलावा जो ये यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं, मैनी वैराइटीज़ पाई जाती है मेंज माइट्स जो इन्फेक्शन होता है, और ये ओनली 1 स्पीसीज में ही देखने को मिलता है। ट्रांसमिट होता है ये थ्रू एनिमल्स का जो डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है बाय द एनिमल्स, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ये कांटेक्ट में आ सकता है, और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मोस्ट फॉर्म जो है मेंज की, यानी कि बहुत सारी जो ऐसी फॉर्म्स है मेंज डिजीज़ की, ये ट्रीटेबल है, यानी कि इसको ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। इन्फेक्टेड जो एनिमल्स रहते हैं
ठीक है, जैसे स्किन ब्रेक हो गया, ले एग्स एंड मल्टीपल्स जो इन्फेक्शंस है वो देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे राजस्थान की बात की गई थी, तो राजस्थान आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस एरिया में, और इसकी जो कैपिटल है वो है जयपुर है। तो इसको जो स्टेट की जो बाउंड्री टच करती है वो है पंजाब है, हरियाणा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, गुजरात, एंड इंटरनेशनल बाउंड्री की हम लोग बात करें तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे टच करती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है लीगल एड क्लिनिक के बारे में। तो रिसेंटली ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से कोलैबोरेशन रहा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जैसे नेशनल लेवल पे है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम नालसा बोलते हैं। तो मिलके यहाँ पे लॉन्च किया गया लीगल एड क्लिनिक स्पेशली वुमेन्स की हेल्प के लिए। तो एक सिंगल विंडो फैसिलिटी है, यानी कि सिंगल विंडो का मतलब बहुत सारी एक ही स्कीम में बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी स्पेशली वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पे ऑफर किया जाएगा एक लीगल असिस्टेंट, फ्री लीगल असिस्टेंट, यानी कि कानूनी सहायता जो है ये फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, तो स्टेट लेवल पे भी आपको वुमेन कमीशंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे प्लान जो किया गया है, एक पर्टिकुलर सेटअप जो किया गया है, सिमिलरली जैसे लीगल सर्विसेज क्लिनिक रहते हैं और अदर कमीशंस जो रहती हैं, स्टेट वुमेन्स कमीशंस जो रहती हैं, वैसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में वुमेन कमीशन रहती है, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वुमेन कमीशन स्पेशली सुनती हैं। अगर कोई फैमिली रिलेटेड इशू है, क्लियर, तो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कोई इशू है, ये सारी चीज़ें जो हैं कमीशन के द्वारा, वुमेन कमीशन के द्वारा सुनी जाती हैं। उसी प्रकार से ये एक लीगल एड क्लिनिक यहाँ पे ओपन किया गया है कि फ्री कानूनी जो सहायता है वो वुमेन्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये दिल्ली में जो है ये सेटअप किया गया है, क्लियर। इसके अंडर जो न्यू लीगल एड क्लिनिक जो सेटअप किया गया है, इसमें काउंसलिंग रहेगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो कंप्लेंट्स, मतलब जो वुमेन्स के द्वारा वहाँ पे कंप्लेंट्स दायर की जाती हैं, उसके ऊपर काउंसलिंग वगैरह होगी। वो काफ़ी सारे डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है कोई वुमेन किसी कारणवश, तो वहाँ पे काउंसलिंग करके वो सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट की जाएगी। तो यहाँ पे लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, एडवाइस यहाँ पे एंड इन्फॉर्मेशन जो है वेरियस स्कीम्स के ऊपर, स्पेशली जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा एंड दिल्ली जो स्टेट है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मिलके यहाँ पे काम करेंगे। और महिला जन सुनवाई फ्री लीगल एड यहाँ पे, यानी कि एक लोक अदालत की तरह यहाँ पे एक अदालत ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, जिससे मतलब एक साथ जो है ये मुद्दे सुने जाएंगे, उस पर डिसीजंस लिए जाएंगे। हेयरिंग होगी मैट्रिमोनियल केसेस जो रहते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर कपल्स में कोई अनबन है, जैसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, डिवोर्स केसेस हो गया, क्लियर। तो इस केसेस पे, मैट्रिमोनियल केसेस पे भी यहाँ पे सुनवाई होगी। तो कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर की जाएगी विद द कमीशन, एंड यहाँ पे आने वाले टाइम में अदर जो सर्विसेज हैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्लियर। और यहाँ पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा यहाँ पे क्रिएट की गई एक बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत यहाँ पे इसको क्रिएट किया गया है। एक तो रहती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या रहता है कि संविधान में उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, क्लियर। तो जनवरी 1992 में इसको सेटअप किया गया था एज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट लाया गया 1990 के तहत, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनली इसको रिव्यू किया जा सके, जो लीगल सेफगार्ड्स हैं वुमेन्स के लिए प्रोवाइड करवाए जा सके। और रिकमेंड की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव मेजर्स जो है वो रेमिडियल जो चीज़ें हैं वो लाई जा सके, एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके वुमेन्स को, स्पेशली एडवाइस जो है द गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन, क्लियर। तो 1992 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स की न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थी जयंती पटनायक। प्रीसीडिंग एग्जीक्यूटिव की बात करें ललिता कुमार मंगलम है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स जो है वो मेंशन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है श्रिंक इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब तो रहता है कि महंगाई बढ़ रही है, क्लियर। अब श्रिंक इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, पहले 80 रुपीज़ की आपको ये चॉकलेट मिलती थी, ठीक है। 90 रुपीज़ की महंगी हो गई है, बट इसकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। क्वांटिटी भी कम हो गई है, बट ऊपर से महंगी भी हो गई है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है यानी कि चीज़ें
पहले ज़्यादा थी और अच्छे प्राइस में मिलती थी, अब चीज़ें उतनी जितनी कम हो रही है उतने महंगे प्राइस में मिल रही है। तो ये श्रिंकफ्लेशन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसकी कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो है कंपनीज क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है, श्रिंकफ्लेशन बोला जाता है। श्रिंकफ्लेशन क्या एक प्रैक्टिस है, रिड्यूस हो जाता है एक प्रोडक्ट का साइज यानी कि उसकी क्वांटिटी। अगर कोई चिप्स है, चिप्स में बहुत सारे एक पैकेट मतलब बहुत सारी उसमें जो हवा भरी रहती है, ऐसा लगता है बहुत सारे चिप्स है उसमें। तो अच्छा चिप्स में चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस जो है वो डाली जाती है ताकि जो प्रोडक्ट है, जो चिप्स है वो ख़राब ना हो, तो वो होती है नाइट्रोजन। क्लियर, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो अगर बात करते हैं जैसे चिप्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 20 रुपीज़ की मिल रही है, फिर आगे 30 रुपीज़ का वो पैकेट मिल रहा है, बट क्वांटिटी जो है वो चिप्स की कम हो गई है, डैट इज श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये एक हिसाब से हिडन इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, इस फॉर्म में होता है। यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है, बट उसका प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो गई है। क्लियर, तो इट इज़ ए स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड बाय कंपनीज, मेनली फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि बूस्ट हो सके प्रॉफिट मार्जिन और मेंटेन किया जा सके जो फेस ऑफ राइजिंग इनपुट है, इनपुट कॉस्ट का। श्रिंकफ्लेशन क्या होती है, पैकेजिंग हो जाता है डाउन साइज इन बिजनेस एकेडमिक रिसर्च। तो लेस यानी कि कॉमन यूजेस हो जाता है, यानी कि क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है एक प्रोडक्ट की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में 2 लीटर जो था $5 की मिल रही है ये बॉटल, बट अब श्रिंक हो गई $5 की ही है, बट इसका जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है। क्लियर, डैट इज श्रिंकफ्लेशन। आज के टाइम में अगर देखें श्रिंकफ्लेशन कॉमन प्रैक्टिस यहाँ पे इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलती है। अमंग प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये प्रैक्टिस की जाती है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं आज के टाइम में डाउन साइज हो रहे हैं, डाउन साइज इंक्रीजिंग हो रहा है एवरी ईयर। तो लार्ज प्रोड्यूसर जो है स्पेशली यूरोपियन एंड नॉर्दर्न अमेरिका की मार्केट्स जो हैं, यहाँ पे यही सारी चीज़ें जो है स्पेशली जो कंपटीशन मेंटेन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस को मेंटेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो कम कर रही है और दाम को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। सेम टाइम अगर देखिए श्रिंकफ्लेशन जो है फ्रिक्वेंटली जो है लीड कर रहा है आज के टाइम में। कस्टमर जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिटोरेटिंग हो रहे हैं कंज्यूमर सेंटिमेंट स्पेशली प्रोड्यूसर ब्रांड को लेके। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि मेजर कारण क्या है श्रिंकफ्लेशन का, यानी कि हायर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई है, प्रोडक्शन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया है। यानी कि कोविड के ड्यूरेशन में भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी थी, तो उसमें क्या किया गया, स्पेशली अगर देखें जैसे टोमेटो सॉस ही हो गया, टमाटर के भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से टोमेटो सॉस की क्वांटिटी कम कर दी गई और कॉस्ट उसका बढ़ा दिया गया। तो ये क्या है, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, यानी कि जो वहाँ से जो रॉ मटेरियल लाया जा रहा है बैकग्राउंड से वो महंगा है, इसलिए जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी बढ़ा दी गई और क्वांटिटी कम कर दी गई। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंग्रेडिएंट एंड रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, रिड्यूस हो गया प्रोडक्शन एंड वेट, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। एवरेज जो है स्पेशली कंज्यूमर का एक पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निराशा देखने को मिली। इंटेंस मार्केट कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो है जनरली एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव वन है और कंज्यूमर क्या करते हैं, एबल हैं वैरायटी ऑफ अवेलेबल सब्सटीट्यूट करने के लिए। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं स्पेशली जो ऑप्शंस रहते हैं उनके पास, विल बी अनेबल दैम टू कीप द फेवर ऑफ देयर कस्टमर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चॉकलेट बार, तो 2014 में कितने ग्राम की थी और 2018 की बात करें तो यहाँ पे आप इस इमेज के थ्रू भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे जो है व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन, तो यहाँ पे $20 की ये चॉकलेट 60 ग्राम की थी, वही $20 की चॉकलेट जो है अब है 55 ग्राम की, यानी कि यहाँ पे चॉकलेट की क्वांटिटी कम कर दी गई बट प्राइस जो है वो सेम है। क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन्फ्लेशन जो है हमारी कंट्री में, उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन। क्लियर।
तो ऑप्शन सी है डिक्रीज होती है मनी सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। क्लियर। डी जो ऑप्शन है इंक्रीज होती है मनी सर्कुलेशन हेल्प द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्लियर। देखिए यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। क्लियर। इन्फ्लेशन का जो टारगेट है प्लस यहाँ पे 4 प्लस -2 का। क्लियर। तो ये किसका टारगेट सेट कर रखा है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। क्लियर। तो ये किसकी है? रिजर्व बैंक की। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो है टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं। 3 तो गवर्नमेंट के होते हैं और 3 किसके होते हैं? आरबीआई के। और हेड कौन करता है यहाँ पे? आरबीआई के जो गवर्नर रहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि इन कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ओनली, यहाँ पे रिजर्व बैंक भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंक्रीज की अगर बात करें, जो मनी सर्कुलेशन है ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं है, डिक्रीजिंग द मनी सर्कुलेशन जो है ये हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाता है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। क्लियर। जो मैंने अभी आपको समझाया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चलते। तो डिक्रीज होती है जो मनी सप्लाई, भी हेल्प करती है कंट्रोल करने के लिए जो महंगाई है। पीपल हैव लेस मनी टू स्पेंड। इंक्रीज जो होती है मनी सप्लाई डज नॉट हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन रेदर देन द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है मालाबार रेबेलियन के बारे में। मालाबार रेबेलियन की बात करें, मालाबार कोस्ट कहाँ पे है? मैं बहुत बार ये चीज़ें समझा चुकी हूँ आपको कि मालाबार एरिया कहाँ पे है। मालाबार एरिया जो है ये केरला वाला रीजन है। तो मालाबार जो रेबेलियन है तो ये आखिर हुआ कहाँ पे? केरला में हुआ। अभी रिसेंटली में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारतीय जो ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है, जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? 1921 के जो मालाबार विद्रोह हुआ था, जिसको मोपला रेबेलियन भी बोलते हैं, कि शहीदों को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से हटाने की सिफारिश पर अपना निर्णय टाल दिया है। क्लियर। यानी कि जो शहीद हुए थे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, तो इनकी जो एक लिस्ट बनाई गई थी वो उसको हटाने के लिए यहाँ पे सिफारिश जो है उस पर जो निर्णय लिया गया था, यानी कि उसको टाल दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि इनको उसी सूची में रखा जाएगा। रिकमेंडेशन जो थी इनके नाम की वो दी गई थी वरीम कुंथानु, कुंद अहमद हाजी एंड अली मुलिसियार। क्लियर। 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज के द्वारा यहाँ पे एज ए ट्रेडर आए और मालाबार कोस्ट में यहाँ पे उनके द्वारा यानी कि एंटर किया गया। यहाँ पे मैपिलीज की अगर बात करें तो मर्चेंटाइल कम्युनिटी थी ये, और अर्बन सेंटर यहाँ पे सेटअप किए गए। फेयरली सेग्रीगेट यहाँ पे लोकल हिंदू पॉपुलेशन के द्वारा किया गया। क्लियर। राइज हुआ पोर्तुगीज का यहाँ पे कमर्शियल पावर, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, और मैपिलास जो है उनके द्वारा एक हिसाब से उनके लिए कॉम्पिटिटर की तरह उभर के आए। क्लियर। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ मूविंग स्पेशली इनलैंड रिसर्च जो था न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, तभी पोर्तुगीज़ यहाँ पे आया ताकि उनको न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। और शिफ्टिंग हुआ मैपिलास का, स्पेशली जो क्लैश हुआ रिलीजियस आइडेंटिटीज़ का, बोथ लोकल हिंदू पॉपुलेशन में और पोर्तुगीज़ में। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ। मोपलास एंड मपिलास क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन थे। तो मपिलास जो थे सन इन लॉ थे एंग्लिसाइज्ड फ्रॉम मोपला। क्लियर। तो मालाई स्पीकिंग मुस्लिम्स हु रिसाइड अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द मालाबार कोस्ट ऑफ नॉर्थर्न केरला। तो 1921 में मोपलास जो थे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी थी मालाबार वाले रीजन में, और पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे इनकी तो 1 मिलियन थी। 32% जो मालाबार एरिया था तो इनकी पॉपुलेशन से ही, यानी कि इनके ही कंट्रोल में था। मोपलास जो थे कंसंट्रेटेड थे साउथ मालाबार में। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थाउजेंड ऑफ हिंदूज मारे गए थे मोपलार रिट्स में, बिकॉज रीजनल जो मुस्लिम थे सपोर्ट कर रहे थे इस्लामिक कैलिफेट्स को। ओके। यहाँ पे जो मैपिला रिवोल्ट हुआ, स्पीचेस बाय मुस्लिम रिलीजियस जो लीडर थे एंड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स थे, एंड द मोपिलास के द्वारा लॉन्च किया गया एक वायलेंट रेबेलियन। न्यूमरस एक्ट यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि बहुत सारा वायलेंस यहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपोर्ट किया गया काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रोसिक्यूशंस एंड वर कमिटेड बोथ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। एंड हिस्टोरियंस के द्वारा अभी तक इसके ऊपर डिबेट चलता आ रहा है। कॉन्शियंस की अगर बात करें, जो
यहाँ पे चीज़ें जो देखने को मिली, स्ट्रगल था पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट, और यहाँ पे मोस्ट जो लैंडलॉर्ड्स एंड वर नंबूधारी ब्राह्मण्स थे। मोस्ट यहाँ पे जो है टेनेंट्स देखने को मिले वर मैपिला मुस्लिम्स के। रिट्स के चलते यहाँ पे जो है मास किलिंग हुई, ओवर 10,000 हिंदूज की जान ले ली गई, एंड काफ़ी ज़्यादा वुमेंस का रेप किया गया, एंड फोर्सफुली रिलीजन को चेंज करने की कोशिश की गई। और यहाँ पे डैमेज भी किए गए 300 टेम्पल्स, वहाँ पे डैमेज किए गए और टेम्पल्स को लूटा गया वहाँ से, और प्रॉपर्टीज़ को भी तहस-नहस किया गया, और 1000 या करोड़ ऑफ रुपीज़ जो है क्या किए गए, बर्न किए गए। क्लियर, यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो थी करोड़ों की वो जलाई गई, तोड़ी गई, हार्म की गई, और जो हाउसेस थे उनको जलाया गया जो बिलोंग करते थे हिंदू से। क्लियर। स्पोर्ट की अगर बात करें, किसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, यानी कि हेल्प की गई किसके द्वारा, मूवमेंट था इनिशियली स्टेजेस पे, यहाँ पे मूवमेंट चलाए गए जो महात्मा गांधी जी के द्वारा सपोर्ट किया गया, एंड अदर इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा भी यहाँ पे सपोर्ट किया गया। क्लियर। कोलैप्स की अगर बात करें, 1921 में जो रेबेलियंस थे वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश, एंड वे स्पेशल बैटालियन यहाँ पे एक निकल के आई जिसका नाम था मालाबार स्पेशल फोर्स फॉर रिट्स। वैगॉन ट्रेजेडी की अगर बात करें, 1921 में वैगॉन ट्रेजेडी भी हुई, 67 मोपला जो प्रिजनर्स थे उनको मारा गया। क्लियर, ट्रांसपोर्ट किया गया स्पेशली फ्राइट वैगन फ्रॉम द तिरूर टू द सेंट्रल प्रिजन इन पोदेनौर। ओके, सफोकेशन की वजह से कईयों की जान भी चली गई, और इस इवेंट को वैगन ट्रेजेडी भी बोला जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करें कि मापिला रिवोल्ट का रीज़न क्या था, स्पेशली यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट देखने को मिला 1920 में। तो यहाँ पे अपराइजिंग जब हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, जो लॉन्च किया गया था कांग्रेस के द्वारा 1920 में, और इसी के साथ खिलाफत एजिटेशन भी हुआ। एंटी ब्रिटिश जो सेंटिमेंट थे जो फ्यूल्ड किए गए बाय दीज एजिटेशन अफेक्टेड बाय द मुस्लिम मापिलियस, एंड न्यू टेनेंसी जो लॉज आए थे आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 1799 में, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, मालाबार जो है वो किसके अंडर आ गया था, ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर आ गया था, और किसका पार्ट भी था, मद्रास प्रेसिडेंसी का। ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे न्यू टेनेंसी जो लॉज थे, ट्रिमेंडसली फेवर्ड में थे ये लैंड लॉज के, जिनको बोला जाता था जन्मीज, एंड इंस्टीट्यूट किया गया मोर एक्सप्लोटेटिव जो सिस्टम था पीसेंट्स को लेके, किसान्स को लेके। न्यू लॉज जो थे ये डिप्राइव करते थे किसान के जो जितने भी राइट्स थे लैंड के ऊपर, उसको डिप्राइव करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे और भी वायलेंस देखने को मिले। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है वरुणा 2022 के बारे में। 20th एडिशन अभी देखने को मिला जो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। बायलेटरल यानी कि 2 कंट्रीज़ के बिटवीन है। ट्राइलेटरल की अगर हम लोग बात करें तो 3 कंट्रीज़ के बिटवीन। मल्टीलेटरल की बात करें तो 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बिटवीन एक्सरसाइजेज देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है वरुण। तो ये हमारी कंट्री और फ्रेंच नेवी के बिटवीन एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, जो कंडक्ट करवाई गई अरेबियन सी में। तो मार्च 30 से लेके अप्रैल 03 2022 यानी कि अभी अप्रैल 3 तक ये जो है चलेगी। क्लियर। तो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है 2 नेवीज के बिटवीन। 1993 से इसको जो है स्टार्ट करना शुरू किया गया। वरुण जो यहाँ पे नाम रखा गया 2001 में क्रिस्टनाइज किया गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे फ्रांस की बात करें, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है। तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम यहाँ पे इसको कंट्रीज टच करती हैं, और यहाँ पे स्पेन है। मेडिटेरियन सी को ये टच करता है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंडिया के संदर्भ में देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का पार्ट भी यहाँ पे कवर कर लिया जो मोपला रेबेलियन था। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप जो है टेलीग्राम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।